नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। छत्तीसगढ़ में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद प्रदेश भर में अलर्ट है। कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए फिलहाल पूरे प्रदेश में 60 घंटे का टोटल लॉकडाउन चल रहा है, जो कि सोमवार सुबह तक लागू रहेगा। आप देख सकते हैं, 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। रायपुर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और बेवजह बाहर निकलने वालों पर सख्ती की। बलौदाबाजार में भी जरूरी चीजों को छोड़ बाकी सभी जगह बंद रहा। बेमेतरा में भी पहला मरीज मिलने के बाद गांव के बाहर प्रवेश पर रोक लगा दी गई। बस्तर के कांकेर में कोरोना की एंट्री के बाद प्रशासन अलर्ट है। मुंगेली के लोरमी में कोरोना मरीज मिलने के बाद इलाके को सैनिटाइज किया गया। कांकेर में भी कई कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। बालोद में भी टोटल लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं कोरबा में भी अचानक कोरोना के मुंह उठाने पर अलर्ट जारी है। और खबर रायपुर से ही है, जहां पर छत्तीसगढ़ में कोरोना के 5 और नए मरीज मिले हैं। रायगढ़ जिले से 4 और जशपुर जिले से 1 मरीज मिला है। सभी का रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या अब 115 हो गई है। अब तक 177 में से 62 लोगों ने कोरोना को मात दी है। लेकिन अप्रवासी जो श्रमिक मजदूर हैं, जो आ रहे हैं, कहते हैं कि उनकी वजह से कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। तो रायगढ़ जिले में 4 और जशपुर में 1 मामला सामने आया है। सभी को रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या अब 115 हो गई है, जिनका इलाज किया जा रहा है। और अब तक 177 में से 62 लोगों ने कोरोना को मात दी और सभी लोग ठीक होकर अपने घर भी पहुंचे हैं। तो प्रदेश में कोरोना से संक्रमित 5 नए मामले फिर से सामने आए हैं। 4 मामले रायगढ़ से और 1 मामला जशपुर जिले से सामने आया है। 1 मरीज मिला है यहां पर और सभी का रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। इसके बाद अब कहीं ना कहीं प्रशासन में भी हड़कंप है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी में है। उसके बावजूद जो मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल भी बना हुआ है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बड़ी सियासत शुरू हो गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में लाभान्वित होने वालों में बीजेपी के दिग्गज नेता भी शामिल हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं की यह सूची जारी कर दी है। न्यूज 18 के पास यह सूची है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि सूची सार्वजनिक करना यह कांग्रेस की ओछी मानसिकता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की घोषणा की। उसके बाद राज्य में इस योजना पर जमकर सियासत करवाई है। बीजेपी ने इस योजना को किसानों से ठगी की योजना बताया। योजना के लॉन्च के बाद भी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने अब बीजेपी के लगातार वार के बाद एक सूची सार्वजनिक की है, जिसमें बीजेपी के 15 बड़े दिग्गजों के नाम हैं, जिन्हें न्याय योजना का लाभ मिला है। वहीं उन्हें कितनी राशि योजना के तहत खाते में ट्रांसफर हुई है। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों की सूची भले ही नहीं आई है, लेकिन विपक्ष के नेताओं की सूची जरूर आ गई। विपक्ष के उन दिग्गज नेताओं की जिन्हें किसान न्याय योजना का लाभ मिला है। जी हाँ, आप चौंकिए नहीं, कांग्रेस नेताओं की ओर से जारी की गई सूची तो यही कुछ बता रही है। लाभान्वित लोगों की जो सूची कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोगले और कई भाजपा नेताओं का नाम शामिल है। न्याय योजना से भाजपा नेताओं को मिली राशि की सूची में जिन 15 भाजपा नेताओं के नाम हैं, वो इस तरह से हैं, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह को 26,612 रुपये, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को 25,029 रुपये, सांसद अभिषेक सिंह को 24,094 रुपये, पूर्व मंत्री नंदकिराम कंवर को 16,902 रुपये, पूर्व मंत्री दयालदास बघेल को 48,520 रुपये, पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोइले को 56,015 रुपये मिले। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब जब बीजेपी के बड़े नेता एक तरफ खुद ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं कि वे इस पर सवाल खड़े करने लगे। राजीव किसान न्याय योजना में हर वो व्यक्ति लाभान्वित हुआ है जो छत्तीसगढ़ किसान है, जिसने धान बेचा है। कुछ लोग इस योजना की निंदा कर रहे थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया है, और अब जो यह न्याय योजना बताते थे, वो लोग राजीव गांधी किसान न्याय योजना से पैसा प्राप्त करके बहुत प्रफुल्लित है। ऐसे लोगों को मैं यही कहूंगा कि भगवान सद्बुद्धि दे, और इनसे आग्रह करूंगा कि ये प्रदेश के हित के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करें।
वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि यह सूची सार्वजनिक करना कांग्रेस की ओछी मानसिकता है। सुनिए आखिर क्या कुछ कहा उन्होंने। कि जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा सोशल मीडिया में जो जारी किया गया है सूची कि हम नेताओं को पैसा दे रहे हैं, बिल्कुल अनुचित है, ओछी मानसिकता के प्रतीक है कि किसी नेताओं को राशि नहीं दी गई है बल्कि छत्तीसगढ़ के किसानों को राशि दी गई है। और इस प्रकार जारी किया जाना निश्चित रूप से कांग्रेस के ओछी मानसिकता। जाहिर तौर पर देखना यह है कि इस योजना पर शुरू हुई यह रार कहां जाकर थमती है और बीजेपी के सुर में तलखी बरकरार रहती है या फिर नहीं। ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर से खबर। कोरोना के बीच प्रदेश में गर्मी का सितम जारी है। दुर्ग में पारा पहुंचा 45.4 डिग्री सेल्सियस। रायपुर बिलासपुर का तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग का अलर्ट, 24 घंटे के भीतर तापमान और बढ़ सकता है। यानी कि आप मान कर चलिए कि अब ये जो गर्मी पड़ने वाली है ये घर से बाहर निकलना यानी कि आग के शोलों के बीच में निकलने के बराबर है। दुर्ग में पारा 45 के पार, रायपुर बिलासपुर में तापमान 44 के पार। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है कि आने वाले समय में 24 घंटे के भीतर तापमान और बढ़ सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल जुड़ गए हैं। युगल, आप देख रहे हैं कि पारा 45 के पार है, कई जगहों पर 44 के पार है और ऐसी गर्मी है कि मौसम विभाग ने भी कह दिया कि अगले 24 घंटे और कठिन होने वाले हैं। किस तरीके के हालात हैं युगल? जिन्होंने देखिए उत्तर दिशा से लगातार गर्म हवाएं छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रही हैं। इसकी वजह से जो तापमान है उसमें काफ़ी इजाफा हो रहा है। अगर हम बात करें बीते 3 दिनों में यहाँ का तापमान 4 डिग्री से अधिक बढ़ गया है और आज छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जो तापमान दर्ज किया गया है वो दुर्ग है। दुर्ग में काफ़ी गर्मी रही। इसके अलावा रायपुर में है, बिलासपुर में है, यहाँ भी तापमान काफ़ी रहा। 44 डिग्री के पार पारा पहुँच गया है। और जिस तरह से दुर्ग में 45.4 डिग्री तापमान हुआ, इससे साफ जाहिर है कि आने वाले 24 घंटों में और भी तापमान में इजाफा होगा और लगातार तापमान बढ़ेगा। और जिस तरह से जो है अप्रैल और मई के महीने में लगातार बारिश होती रही, इस बीच जो है तापमान नियंत्रित रहा और उतनी ज़्यादा जो तापमान में तेजी नहीं आई है। लेकिन अब शुष्क हवाएं जो है वो लगातार उत्तर दिशाओं की ओर से आ रही है। इससे साफ जाहिर है कि और तापमान बढ़ेगा। चूंकि 25 तारीख से नौतपा भी लग रहा है तो जो सूर्य है अपना असर तेजी से दिखाएगा। और जिस तरह से 2 महीने में राहत मिली है, बारिश हुई है, बदली के बीच आम लोगों को राहत मिल रही थी, लेकिन अब वो राहत मिलने वाली नहीं है। और लगातार नौतपे के बीच जिस तरह से सूर्य तपेगा तो और भी तापमान में काफ़ी जो है वृद्धि होगी। लू की थपेड़े भी चलने की संभावना है। लेकिन अभी कहा जा सकता है कि लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाले 24 घंटे के भीतर और भी जब शुष्क हवाएं छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेंगी तो और भी तापमान में इजाफा होगा। यहां तक के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही है, यहां पर तापमान औसतन अन्य राज्यों की तुलना में कम होता है, प्रदेशों की तुलना में कम होता है, तो उससे वो भी वहां भी बढ़े हुए हैं। अंबिकापुर का जो तापमान है वहां भी अमूमन कम ही रहता है, लेकिन अन्य जिलों के बनिस्पत वहां भी तापमान काफी बढ़ा हुआ है। तो जहां पर जो है तापमान कम होते हैं वहां भी तापमान काफी बढ़े हुए हैं। यानी कि जगह तापमान का संतुलन बना रहता है वहां भी ज्यादा तापमान देखा जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए युगल। और इसी बीच एक और अहम खबर है, जहां कोरोना संक्रमण के बीच तपती गर्मी ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। लॉकडाउन के बीच खुले मैदान में लगे सब्जी मंडी में दुकानदार परेशान हैं। सब्जी खरीदने आ रहे लोगों को भी गर्मी झुलसा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है और इस वजह से खुले मैदान में सब्जी वालों को लगाया गया है कि आप यहां पर अपनी सब्जियां बेच सकते हैं। अब इससे ये हो रहा है कि धूप इतनी ज्यादा है कि सब्जी बेचने वाले को और खरीदने वाले को भी परेशानी हो रही है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री को लिखा पत्र। ट्रेनों के संचालन को लेकर रखी अपनी बात। नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रख ट्रेनों का संचालन हो। श्रमिक स्पेशल ट्रेन की तरह ट्रेनें
पॉइंट टू पॉइंट चलाई जाए। सोशल डिस्टेंसिंग और 14 दिन क्वारंटाइन अनिवार्य किया जाए। मानवीय आधार पर सभी श्रेणी के किराए में रियायत दी जाए। और रायपुर से खबर है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री को लिखा पत्र। 25 मई से शुरू हो रहे घरेलू उड़ान को लेकर लिखा पत्र। प्रभावी उपायों एवं दिशा निर्देशों के तहत ही शुरू हो घरेलू उड़ानें। राज्यों को प्रत्येक उड़ान और यात्रियों की जानकारी दी जाए। हवाई यात्रियों को 14 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य हो। और रायपुर से खबर, छत्तीसगढ़ में कोरोना के 11 और नए मरीज मिले हैं। 10 राजनांदगांव से और एक बलौदाबाजार से मिला है। तो खबर रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ में कोरोना के 11 नए मरीज मिले। 10 राजनांदगांव से और एक बलौदाबाजार से मरीज मिला है। और संवाददाता अवधेश जुड़ गए। अवधेश, आश्चर्य की बात है, एक दिन में लगता है 50 से ज्यादा की संख्या में मरीज सामने आ चुके हैं। एक बार फिर से 10 से ज्यादा मरीज सामने आए। बिल्कुल, देखिए, एक साथ 11 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 10 राजनांदगांव जिले के हैं और एक बलौदाबाजार जिले के हैं। साथ ही साथ बालोद जिले के जो 2 मरीज थे वो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। और इसके साथ अगर आंकड़ों की बात कर ले जाए भी नू, तो जो आंकड़े हैं, कुल मरीजों के जो आंकड़े हैं वो बढ़ के 188 और एक्टिव मरीजों की संख्या 124 तक पहुंच चुकी है, जो बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की जो रफ्तार है धीरे धीरे तेज होते जा रही है। ब्रेक लगने का इस पे नाम नहीं लग रहा है। हालांकि तमाम कोशिशें, तमाम जतन की जा रही है कि इसे रोका जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि जो आंकड़े हैं वो कभी कम होंगे और इस पे रफ्तार पे ब्रेक लग पाएगी। जी, अब शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने की बात है और आश्चर्य की बात है कि जहां पर संतुलन इतना अच्छा बना हुआ था, वहां पर अचानक से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तमाम एहतियात बरतने के बावजूद। मनरेगा में फिर छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास। जी हां, लॉकडाउन के दौरान 26.10 लाख मानव दिवस निर्मित। 10,000 से अधिक पंचायतों में जारी है मनरेगा के काम। प्रदेश भर में मनरेगा के तहत 44,000 कार्य जारी हैं। 79% से अधिक जॉब कार्डधारी मजदूर काम कर रहे हैं। सीएम के निर्देश पर बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा है। रोजगार देने का काम चल रहा है। बस्तर के कांग्रेस सांसद दीपक बैज को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, शुक्रवार को शाम बस्तानार दौरे के दौरान दीपक बैज को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद सांसद दीपक बैज ने लोहांडीगुड़ा थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। लोहांडीगुड़ा के एसडीओ पी राकेश कुर्रे ने कहा है कि धमकी देने वाले का मोबाइल नंबर ट्रेस किया जा रहा है। जल्द ही शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नंबर से 4 बार मिस कॉल आया और जब मैं कॉल बैक किया तो उन्होंने मुझे धमकियां दी कि मैं नक्सली हूँ, गोली मार दूंगा, जान से मार दूंगा। मैंने अपना परिचय दिया और समझाने का कोशिश भी किया, लेकिन उन्होंने लगातार ऐसा धमकियां देता रहा। तब मैंने अपना फ़ोन काट दिया और उसके बाद फ़ोन काटने के बाद फिर लगातार 3 बार मिस कॉल आया। तब भी मैंने फ़ोन का नहीं उठाया और मैं संबंधित अधिकारी सीएसपी, डीएसपी और हमारे टीआई लोहांडीगुड़ा को फ़ोन के माध्यम से अवगत कराया और लिखित रूप से ही मैंने उनको अवगत करा दिया है। डीजीपी डीएम अवस्थी ने नक्सल प्रभावित जिलों के एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें सभी जिलों के संबंधित एसपी को नक्सलियों की मदद करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। वहीं बीसी में डीजीपी ने नक्सल अभियान की समीक्षा की और साथ ही मानसून के समय नक्सलियों के खिलाफ अभियान को लेकर भी चर्चा हुई। डीजीपी ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर रणनीति बनाकर ऑपरेशन कर नक्सलियों की सप्लाई चेन तोड़ने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे को लेकर खास बैठक हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की गई है। खुद डीजीपी डीएम अवस्थी ने इस पूरी बैठक की है। हमारे साथ बात करने के लिए डीजीपी डीएम अवस्थी जी हैं। सर, आज जो वीसी आपने की है काफी महत्वपूर्ण वीसी है, इसमें किस तरह से जो है नक्सल अभियान पे आप आगे काम करेंगे? ये हमने एक तो आज रिव्यू किया कि किस प्रकार से नक्सल अभियान में अभी पुलिस काम कर रही है और कितनी उसमें इस साल कितनी नक्सल अभियान चले हैं और आगे
जो बारिश भी आने वाली है, उस समय किस प्रकार से अपनी गतिविधियों को नक्सली इलाके में पुलिस संचालित करेगी, वो एक तो मुद्दा था। और दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा इस मीटिंग का आज का ये था कि जो नक्सलियों को समर्थन करने वाले लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, जो और भी तरीके के लोग हैं, जो उनको बड़ी मात्रा में सहायता पहुंचाते हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए, जैसा अभी कांकेर पुलिस ने एक बड़ी सफलता अर्जित की है और उसमें अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो इसी प्रकार से हर जिले में कोई न कोई ऐसे लोग होंगे जो समर्थन करते हैं, कुछ नजर रहती भी है, तो पुलिस को उस पर भी कार्रवाई करने का आज निर्देश सभी एसपीएस को दिया गया। सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो गए। गादीराज थाना क्षेत्र के मांकापाल के पास पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मौके से सुरक्षा बलों ने पिस्टल समेत हथियार बरामद किए हैं। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए एसपी शलभ सिन्हा और एएसपी सिद्धार्थ तिवारी गादीराज पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों से बातचीत की और उन्हें शाबाशी दी। मारे गए की पहचान गुंडाधुर और आयातू के रूप में की गई है। मारा गया नक्सली गुंडाधुर कमांडर था, जबकि दूसरा नक्सली किसी बड़े नक्सली लीडर की सुरक्षा में तैनात था। झीरम घाटी हमले में शहीद हुए कांग्रेसी नेताओं की शहादत को याद करते हुए सरकार ने हर साल 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाने का फैसला लिया है और इस दिन प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ को फिर से शांति का टापू बनाने के लिए शपथ ली जाएगी। आपको बता दें कि 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान नक्सलियों ने हमला कर दिया था, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता समेत 31 लोग शहीद हुए थे। देश में 25 मई से घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो रही हैं। शनिवार को एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। कमेटी के अध्यक्ष रायपुर सांसद सुनील सोनी ने एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं एयरपोर्ट के निदेशक राकेश सहाय ने बताया कि एयरपोर्ट में सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। रिक्वेस्ट किया है कि एक तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके आए और दूसरा 100% वेब चेकिंग है, तो अपने घर से ही अपने मोबाइल पे बोर्डिंग कार्ड लेकर आए। तो ये सब करने से क्या होगा, यहाँ जो प्रक्रिया में समय है उनका समय थोड़ा कम लगेगा। तो जो सुरक्षाकर्मी है वो ग्लास पैनल के पीछे से ही अपना बोर्डिंग कार्ड वो दिखलाएं और आईडी कार्ड दिखलाएंगे, तो वो इशारे से बताएंगे कि आप आगे जा सकते हैं। आप जैसे अंदर आएंगे आपको ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर है, आप उसका प्रयोग करें और उसके बाद फिर आप अगर आपका चेक इन लगेज है तो आप एयरलाइन के काउंटर पे बैगेज ड्रॉप के लिए जा सकते हैं। आने वाले यात्रियों की जो पूरी प्रक्रिया होगी वो राज्य की जो स्वास्थ्य विभाग है उनको ही दी गई है। तो मुझे लगता है अगर रेलवे स्टेशन में है तो डेफिनेटली यहाँ भी वही प्रक्रिया वो फॉलो करेंगे। और खबर भिलाई से फिर मिला डेंगू का संदिग्ध मरीज। जी हां, 13 साल की लड़की डेंगू की चपेट में आई। लगातार दूसरे दिन मिला डेंगू का मरीज। संतोषी पार्क क्षेत्र बना डेंगू का हॉट स्पॉट। अभी तक 6 मरीज डेंगू के सामने आ चुके हैं। प्रशासन अलर्ट हुआ है। खबर भिलाई से, जहां पर 13 साल की लड़की डेंगू की चपेट में आई है और लगातार डेंगू के मरीज मिल रहे हैं और अभी तक कुल 6 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। धमतरी के दुगली रेंज में प्यासा चीतल गहरे कुएं में गिर गया, जिसके बाद वन विभाग की मदद से चीतल को निकालने की कोशिश शुरू की गई और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चीतल को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। इसके पहले गांव वालों ने चीतल को खटिया की मदद से बाहर निकालने की कोशिश की, मगर वो असफल रहे, जिसके बाद वन विभाग ने जेसीबी से कुएं की मुंडेर को तोड़कर पाटा और चीतल को बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद चीतल जंगल की ओर भाग गया। कोरोना के संक्रमण काल में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो दिल को झकझोर देती हैं। ऐसी तस्वीरों को देखकर लोगों का दिल पसीज जाता है। जगदलपुर के गंगानगर वार्ड में लंबी बीमारी के बाद एक 58 साल की महिला की मौत हो गई। लॉकडाउन की बंदिशों के चलते पूरा परिवार नहीं आ सका और ऐसे में दोनों बेटियों ने मां को शमशान तक कंधा दिया और बड़ी बेटी ने मां को मुखाग्नि दी। 1 महीने पहले ही मृतक महिला के पति की भी मौत हुई थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।